हम राजस्थानी भाषा की गहराई में उतरते हैं तो हमें सिर्फ शब्दकोश नहीं मिलता, बल्कि सदियों का संघर्ष, प्रेम और जीवन दर्शन मिलता है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है। बिल्कुल। मेरे सामने जो पहला दस्तावेज है उसमें इस भाषा के विकास की एक सीढ़ी दी गई है, लेकिन सच कहूं तो इसमें कुछ भारी भरकम शब्द हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि शुरुआत वैदिक संस्कृत से हुई, फिर समय के साथ ये पाली भाषा में बदली, वहां से ये शौरसेनी प्राकृत का रूप लेती है, और फिर एक शब्द आता है गुर्जरी अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश। और तब जाकर 12वीं शताब्दी के आसपास राजस्थानी भाषा अपना आकार लेती है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो ये अपभ्रंश क्या होता है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। अगर आसान भाषा में कहें तो अपभ्रंश का मतलब है भाषा का वह रूप जो अपने मूल और कठोर व्याकरण से थोड़ा भटक गया हो। अच्छा, मतलब जो आम बोलचाल के हिसाब से ढल गया हो। बिल्कुल सही। भाषाएं नदियों की तरह होती हैं। जब वे पहाड़ों से यानी संस्कृत जैसे कठोर नियमों से निकलती हैं और मैदानी इलाकों यानी आम जनता तक पहुंचती हैं तो उनका स्वरूप बदल जाता है। तो गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी का अलग होना इस बात का प्रतीक है कि 12वीं शताब्दी के आसपास उस क्षेत्र के लोगों ने अपनी एक अलग क्षेत्रीय चेतना विकसित कर ली थी। हाँ, एक अलग पहचान बना ली थी। मतलब ये आम लोगों की सहूलियत के हिसाब से बदल रही थी। एक और चीज जो मुझे इन पन्नों में हैरान कर रही है वो ये कि शुरुआत में इसे कहीं भी राजस्थानी नहीं कहा गया है। नामकरण का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। मेरे नोट्स में एक बहुत पुरानी किताब का जिक्र है, कुवलय माला, जिसे 783 ईस्वी में उद्योतन सूरी नाम के किसी व्यक्ति ने लिखा था। जी, उद्योतन सूरी। क्या इस भाषा के नामकरण की कहानी वहीं से शुरू होती है? हाँ, हम कह सकते हैं कि वो पहला बड़ा ऐतिहासिक पड़ाव था। उद्योतन सूरी ने उस समय की 18 स्थानीय भाषाओं का जिक्र किया था। 18 भाषाएं? हाँ, और इस क्षेत्र की भाषा को उन्होंने मरु भाषा का नाम दिया। मरु यानी रेगिस्तान की भाषा। तो उस समय भौगोलिक पहचान ही भाषा की पहचान थी? बिल्कुल। फिर जब हम कई सदियों बाद मुगल काल में आते हैं तो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में एक नया शब्द इस्तेमाल किया। वो शब्द क्या था? उन्होंने इसे मारवाड़ी भाषा लिखा। मारवाड़ी यानी तब तक मारवाड़ क्षेत्र का राजनीतिक और व्यापारिक प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि उसकी बोली को पूरे राजस्थान की आवाज मान लिया गया। सही कहा। लेकिन फिर ये राजस्थानी कब बनी? ये नाम कब आया? आधुनिक अर्थों में राजस्थानी शब्द का पहली बार प्रयोग बहुत बाद में 1912 में हुआ। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन नाम के एक विद्वान ने ये नाम दिया था। उनका वो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया वाला अध्ययन? जी। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ग्रियर्सन का ये काम एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। क्यों? ऐसा क्या खास किया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने अलग अलग स्थानीय बोलियों जैसे मरु भाषा या मारवाड़ी को एक वृहद राजस्थानी छतरी के नीचे ला खड़ा किया। इससे ये साबित हुआ कि ये केवल एक बिखरी हुई बोली नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र भाषा है। तो नाम और उत्पत्ति को डिकोड करने के बाद अब इन दस्तावेजों के सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ चलते हैं, साहित्य, जो कि बहुत ही समृद्ध है। मेरे नोट्स का एक बड़ा हिस्सा साहित्य की दो अलग अलग ध्वनियां या शैलियों पर बात करता है, डिंगल और पिंगल। डिंगल और पिंगल सुनने में जुड़वा भाइयों जैसे लगते हैं ना? हाँ, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क बताया गया है। शुरुआत डिंगल से करते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान की शैली है। इसे मुख्य रूप से चारण कवियों ने रचा था। ये चारण कवि असल में कौन थे? चारण कोई साधारण कवि नहीं थे, वे योद्धा कवि थे। युद्ध के मैदान में वे राजाओं और सैनिकों के साथ जाते थे। क्या बात है, युद्ध के मैदान में कविता! बिल्कुल। डिंगल की सबसे बड़ी खासियत इसकी ध्वनि और इसका वीर रस है। जब एक चारण कवि डिंगल में कविता पढ़ता था तो उसकी ध्वनियां बहुत कठोर होती थीं। कठोर ध्वनियां जैसे कौन सी? जैसे ड, ढ, ड़ अक्षरों का भरपूर इस्तेमाल। इसे सुनते ही ऐसा लगता था जैसे तलवारें टकरा रही हों या घोड़ों की टापें गूंज रही हों। युद्ध के मैदान में सैनिकों की रगों में खून खौलाने का काम यही डिंगल शैली करती थी। मतलब ये उस जमाने का बैटल एंथम था। बिल्कुल सटीक शब्द इस्तेमाल किया आपने। और दूसरी तरफ है पिंगल, जो पूर्वी राजस्थान की शैली है। नोट्स कहते हैं कि इसे भाट कवियों द्वारा रचा गया और ये ब्रज भाषा से बहुत प्रभावित है। जी, भाट कवि मुख्य रूप से राज दरबारों में वंशावलियां और शांत रस की कविताएं लिखते थे। तो डिंगल और पिंगल में मुख्य अंतर माहौल का था। हाँ, अगर डिंगर युंग का खुरदुरा मैदान है तो पिंगल एक शांत सुंदर महल का आंगन है। वाह!
इसमें ब्रज भाषा की मिठास घुलने के कारण ये सुनने में बेहद कोमल लगती है। इसमें प्रेम और श्रृंगार रस की प्रधानता है। ये विभाजन हमें बहुत गहराई से समझाता है कि कैसे भूगोल साहित्य का मिजाज तय करता है। पश्चिमी राजस्थान में कठोर रेगिस्तान और बाहरी आक्रमण थे, तो भाषा भी कठोर और लड़ाकू हो गई, डिंगल। और पूर्वी राजस्थान ब्रज के करीब और अपेक्षाकृत शांत था, तो वहां की भाषा में प्रेम और कोमलता आ गई, पिंगल। ये सच में कमाल का नजरिया है, भूगोल कैसे हमारी जुबान तय करता है। अब जब हम भूगोल की बात कर ही रहे हैं, तो इन स्रोतों में राजस्थानी बोलियों का एक पूरा रंग बिरंगा मानचित्र दिया गया है, जो काफी जटिल भी है। हाँ, और ऐसा लगता है कि विद्वानों में इस बात को लेकर काफी बहस रही है कि इन्हें बांटा कैसे जाए। ग्रियर्सन ने इसे 5 भागों में बांटा था: पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी, मध्य पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी। लेकिन मेरे नोट्स में एक विदेशी नाम बार बार आ रहा है, एलपी टैसिडोरी। इन्होंने इसे सिर्फ 2 मुख्य भागों में बांटा, पश्चिमी और पूर्वी। ये टैसिडोरी कौन थे? एक इटालियन विद्वान को राजस्थानी बोलियों में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? लुइजी पियो टैसिडोरी इटली के एक भाषाविद थे जो 20वीं सदी की शुरुआत में भारत आए थे। वे राजस्थानी साहित्य, विशेषकर चारण साहित्य की समृद्धि देखकर इतने मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन बीकानेर में शोध करते हुए बिता दिया। अपना पूरा जीवन एक विदेशी ने बीकानेर में? हाँ, उन्होंने वर्गीकरण को सरल करते हुए कहा कि मुख्य रूप से 2 ही धाराएं हैं, पश्चिमी राजस्थानी, जिसे हम मारवाड़ी कहते हैं, और पूर्वी राजस्थानी, जिसे ढूंढाड़ी कहा जाता है। तो चलिए इन प्रमुख बोलियों के इस खजाने को थोड़ा और करीब से देखते हैं। मारवाड़ी, जो कि सबसे ज्यादा बोली जाती है, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के बड़े इलाके को कवर करती है, और डिंगल साहित्य का बड़ा हिस्सा इसी में है। और जो सबसे खास बात मुझे लगी, भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद भी मूल रूप से इसी मारवाड़ी बोली में रचे गए हैं। हाँ, और मारवाड़ी का ये विस्तार बताता है कि मारवाड़ का सांस्कृतिक प्रभाव कितना गहरा था। और पूर्वी राजस्थान की तरफ जब हम पूर्वी राजस्थान की तरफ आते हैं तो ढूंढाड़ी मिलती है, जयपुर, किशनगढ़ और टोंक के इलाकों में। ढूंढाड़ी की खासियत यह है कि इस पर गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज तीनों का प्रभाव है। बिल्कुल। संत दादू दयाल जी, जिन्होंने अपने विचारों को आम जनता तक पहुंचाया, उनकी रचनाएं इसी ढूंढाड़ी में हैं। और इसके अलावा पूर्वी हिस्से में ही हाड़ौती बोली है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के इलाके में, जहां के महान कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपना साहित्य हाड़ौती में रचा। मुख्य बोलियों के अलावा मुझे स्रोतों का वो हिस्सा किसी खजाने की खोज जैसा लग रहा है जहां सीमावर्ती बोलियों की बात की गई है। मतलब जब 2 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं तो उनकी भाषाएं कैसे आपस में गले मिलती हैं। ये बोलियां सच में बहुत खास है। जैसे मेवाती को ही ले लीजिए। मेवाती, जो अलवर और भरतपुर के क्षेत्रों में मेव जाति द्वारा बोली जाती है। मेवाती राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर है, इसलिए इसमें हरियाणवी की खनक साफ सुनाई देती है। और संत चरणदास जी और लालदास जी का साहित्य इसी मेवाती में है, जो हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और मालवी के बारे में क्या कहेंगे? ये मालवा से सटे इलाके में बोली जाती है। नोट्स में इसे बहुत कर्णप्रिय यानी मधुर बताया गया है, क्योंकि इसमें मारवाड़ी, ढूंढाड़ी के साथ साथ मराठी का भी मिश्रण है। भाषाओं का ये संगम ही उन्हें मधुर बनाता है। मराठी की लय और राजस्थानी के शब्द मिलकर मालवी को एक अलग ही मिठास देते हैं। इसी तरह अहीरवाटी है, जो बहरोड़ और कोटपुतली के क्षेत्रों में बोली जाती है। जोधराज का प्रसिद्ध हम्मीर रासो इसी में रचा गया है। और गुजरात सीमा से सटी बोलियां भी हैं। हाँ, बागड़ी और नेमाड़ी। बागड़ी जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, उस पर गुजराती का इतना असर है कि इसे भीली बोली भी कहा जाता है। इसमें संत मावजी की रचनाएं हैं। वहीं निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी का दर्जा मिला है। इसमें गुजराती, भीली और खानदेशी तीनों का असर है। अब ये सब सुनकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, इतनी सारी बोलियां, इतनी सारी शौर्य गाथाएं 12वीं या 15वीं शताब्दी में जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो इन लोगों ने इस पूरे इतिहास को सहेजा कैसे? यहीं पर राजस्थानी साहित्य की विशिष्ट विधाएं या कह लें कि अलग-अलग फॉर्मेट सामने आते हैं। ये केवल साहित्य लिखने के तरीके नहीं थे, बल्कि इतिहास को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के मजबूत औजार थे। तो आइए इन फॉर्मेट्स को डिकोड करते हैं। पहला है रासो। नोट्स के मुताबिक रासो किसी राजा की कीर्ति, उसकी विजय और उसके युद्धों का विस्तृत वर्णन होता था।
बिल्कुल, जैसे चंदबरदाई का पृथ्वीराज रासो या नरपति नाल्य का बीसल देव रासो। इसके अलावा एक विधा है दवावैत। इसके बारे में लिखा है कि ये उर्दू और फारसी शैली में लिखा गया कलात्मक गद्य है। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाता है कि राजस्थानी साहित्य कुएं का मेंढक नहीं था, वो बाहरी संस्कृतियों को भी अपना रहा था। हाँ, अखिरात देवड़ारी दवावैत इसका एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। इसके बाद इतिहास को सहेजने के दो सबसे प्रमुख तरीके आते हैं, ख्यात और वंशावली। ख्यात में राजा लोग खुद अपना इतिहास लिखवाते थे, जैसे मुहनौत नैन्सी राख्यात। और वंशावली में आश्रित कवि अपने राजाओं की पीढ़ियों का पूरा विवरण रखते थे। एक मिनट, यहां मुझे एक चीज खटक रही है। अगर ख्यात में राजा लोग खुद दरबार के कवियों से अपना इतिहास लिखवाते थे, तो क्या ये सिर्फ उनका पीआर या प्रोपेगेंडा नहीं होता था? मतलब कोई राजा अपनी हार या अपनी कमजोरियां क्यों लिखवाएगा? क्या हम इसे सच्चा इतिहास मान सकते हैं? ये एक बहुत ही पैनी नजर है। इसमें कोई शक नहीं कि ख्यात साहित्य में राजाओं की वीरता को कई बार बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था। तो फिर इतिहासकार इन पे भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि युद्ध में जीत या हार भले ही बड़ा चढ़ाकर बताई गई हो, लेकिन उनमें जो तारीखें, वंशावलियां, तत्कालीन समाज, कर व्यवस्था और भौगोलिक जानकारी दर्ज है, वो बिल्कुल प्रामाणिक होती हैं। समझ गया। मतलब हमें तारीफों के बीच से असली डेटा खोजना होता है। बिल्कुल। इतिहासकार उस प्रोपेगेंडा के पीछे छिपे असली तथ्यों को छान कर निकालते हैं। और अंत में है वेली और वात। वेली धार्मिक या ऐतिहासिक विषयों पर छंदबद्ध रचनाएं, और वात का मतलब है कहानी कहने और सुनने की विधा, जैसे पाबूजीरी वात। ये मुझे उस मौखिक परंपरा के याद दिलाता है जहां लोग रात में आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनाते थे। और जब हम वेली की बात कर रहे हैं तो हम राजस्थानी साहित्य के उस मास्टरपीस को नजरअंदाज नहीं कर सकते जिसने इन दस्तावेजों में एक अलग ही जगह घेरी हुई है। आप वेली किशन रुक्मणीरी की बात कर रही हैं ना? हाँ, ये सवाल उठाता है कि एक रचना कितनी महान हो सकती है कि उसे सीधे धर्म ग्रंथों के बराबर लाके खड़ा कर दिया जाए। इसके रचयिता पृथ्वीराज राठौर थे, जो गागरोन के शासक होने के साथ साथ अकबर के दरबारी भी थे। जी, और इस रचना की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महान कवि दुर्सा आढ़ा ने इसे 15वां वेद और 19वां पुराण कह दिया था। और उसी इतालियावी विद्वान टैसीडोरी ने पृथ्वीराज राठौर को डिंगल का होरेस कहा था। होरेस प्राचीन रोम के सबसे महान कवियों में से एक थे। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें वीर रस और श्रृंगार रस दोनों का ऐसा अद्भुत संगम है जो दुर्लभ है। और इस आसमान में और भी कई चमकते सितारे हैं। पिंगल शैली में चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, कवि कल्लोल की वो अमर प्रेम गाथा ढोला मारू रद्दुहा, और राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर और वीर सतसई, पद्मनाभ का कान्हरदेव प्रबंध जो जालोर के इतिहास की कहानी बयां करता है। लेकिन इन सब में मुझे कृपाराम खिड़िया और उनके राजिया रद्दुहा की कहानी ने सबसे ज्यादा छुआ। हाँ, वो कहानी सच में राजस्थानी साहित्य की सबसे मानवीय और भावुक कहानियों में से एक है। मैंने पढ़ा कि राजिया असल में कृपाराम का एक वफादार सेवक था। राजिया की कोई संतान नहीं थी और वो इस बात से दुखी रहता था कि उसके मरने के बाद उसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। हाँ, अपने सेवक का ये दुख दूर करने के लिए कृपाराम ने नीति के अपने सारे दोहे राजिया को संबोधित करते हुए लिख दिए। आज राजस्थान के हर घर में राजिया रा दोहा बोला जाता है। एक कवि ने अपनी कलम से अपने सेवक को इतिहास में अमर कर दिया। ये साहित्य की असली ताकत है। ये सिर्फ राजाओं की स्तुति नहीं कर रहा था, ये आम इंसान की भावनाओं को भी सहेज रहा था। तो इन 15 विस्तृत दस्तावेजों से गुजरने के बाद इन सब का क्या मतलब निकलता है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या राजस्थानी साहित्य केवल शब्दों का या पन्नों का संग्रह नहीं है? ये वीर रस के अदम्य शौर्य और भक्ति रस के गहरे समर्पण का एक अनूठा संगम है। मरुभाषा से लेकर आधुनिक राजस्थानी तक ये भाषा यहाँ के लोगों के स्वाभिमान की पहचान है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये जानकारी